हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने जीव जगत का वर्गीकरण को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें क्या है बहुत ही जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनको ही बताऊँगा और बाकी की जो की डिटेल वीडियो सारी एक एक पॉइंट के बारे में जो कि है उसको मैंने मेरे चैनल पर डाल दिया है। तो आप उसको जाके डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो को देख लीजिए। मैं इसको सीधा जो लाइन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताऊंगा। यानी जीव जगत के वर्गीकरण में किस किस का वर्गीकरण किया? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, पंजाई प्लांटिया और एनीमिलिया वायरस ब्रॉड को पंच जगत प्रणाली में नहीं रखा गया। ठीक है, तो वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंड का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने क्या किया था? पादपों को सरल आकार के लक्षणों के आधार वृक्ष, झाड़ी और शाख यानी एक, दो और तीन भागों में बांटा गया। सरल आकार के लक्षणों के आधार पर किसको? पादपों को किसने? अरस्तु ने। सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने। और प्राणियों को किसके आधार पर? लाल रक्त की कोशिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति में बांटा। उसके बाद आया लीनियस। लीनियस ने पादपों और प्राणियों को वर्गीकरण किया, जिसमें पादप को तो प्लांटी के अंदर बोल लिया और एनीमिलिया के अंदर बोल लिया, लेकिन ये दोनों वर्गीकरण का पूरा तरह से सही नहीं था, क्योंकि इसमें क्या था, कुछ जो पादप था, साइनोबैक्टीरिया था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिपेंड नहीं किया था। साइनोबैक्टीरिया को पादप में रख दिया, लेकिन वो प्रोटिस्टा या के अंदर रखा करना चाहिए। तो इस चक्कर में दोनों के दोनों वर्गीकरण पूरी तरह से सही नहीं थे। अब एक तो ये है कि पंचजगत के रूप में पांच जगत वर्गीकरण जो RHBT ने दिया गया था वो इम्पोर्टेंट है। यानी 1969 में दिया था RHBT करना। RHBT करना क्या क्या? इसके अंदर ध्यान रखा था कोशिका की संरचना, शारीरिक पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जाति वृत्तीय संबंध को इसने ध्यान रखा था। इसमें कहेगा कि एक तो कोशिका का प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यानी प्रोटिस्टा से लेकर एनीमिलिया तक सारे यूकैरियोटिक हैं। और कोशिका भित्ति यानी मोनेरा में सेलुलोज रहित होती है और एमिनो अम्ल की बनी होती है। प्रोटिस्टा में इनमें उपस्थित होती है, वो भी कुछ में होती है। ठीक है, पंजाई में क्या होता है कि उपस्थित होती है लेकिन सेलुलोज नहीं पाया जाता, काइटिन और पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। प्लांटी में के अंदर सेलुलोज की बनी होती है और एनीमिलिया में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली मोनेरा में उपस्थित नहीं होती और बाकी सब में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। काय की संरचना यानी मोनेरा एक कोशिकीय होता है, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय होता है, जबकि वृत्त कोशिकीय होते हैं, जिन्हें इसमें तो उक्कत अंग तंत्र तक पाए जाते हैं। उत्तक तंत्र प्रांटी में उत्तक तंत्र तक ही पाया जाता है। ठीक है, पंजाई बहुकोशिकीय होती है बस। पोषण की विधि यानी पूर्णतः स्वपोषी कौन सा होता है? प्लांटी जगत के पूर्णतः स्वपोषी होते हैं और एनीमिलिया पूर्णतः परपोषी यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी परोक्ष या परोक्ष रूप से प्लांटी के ऊपर निर्भर रहते हैं। प्रजनन की विधि बताया, यानी पंजाई से लेकर एनीमिलिया तक निषेचन है। इसमें युग्मक संलयन और संयुग्मन लिखा है और युग्मक संयुग्मन लिखा है मोनेरा के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या है ये बताएगा। और इसके वर्गीकरण में दिया है कि तीन अनुच्छेद यानी तीन डोमेन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, जिसमें क्या हो तो मोनेरा जगत को दो आधे बैक्टीरिया और बाकी शेष बचे बैक्टीरिया विभाजित किया गया और यू बैक्टीरिया को तीसरे जगत में यानी थ्री डोमेन पद्धति यानी है ना, और एक सर्ट पद्धति भी प्रस्तावित की गई थी, यही बोला गया है। ठीक है, और आगे क्या है, प्रोटिस्टा जगत के अंदर कोशिकीय भित्ति क्लेमाइडोस क्लोरेला को गया और पैरासीमियो अमीबिया जो प्राणी में रखे गए थे उनको सबको यानी क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, पैरामीस और अमीबिया को किसके अंदर रखा? प्रोटिस्टा के अंदर पहुंचा दिया गया है। ठीक है, पहले जो पादपों में थे और एक प्राणी में थे। ठीक है, और अब जो वर्गीकरण किया जाता है क्या के आकार के काय के प्रजनन संबंधी समानताओं के आधार पर किया जाता है और उसमें जाति वृत्ति और विकास से संबंधों को भी आधारित मतलब कि शामिल किया गया है। ठीक है, तो मतलब कि अब विकासीय संबंध, जाति वृत्तीय संबंध और आकारिक कायिक प्रजनन सारी समानताओं को ध्यान में रख के किया जाता है। अब मोनेरा जगत फर्स्ट किसके बारे में पढ़ते हैं? मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत में पहली लाइन इंपॉर्टेंट है कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंदर आते हैं और ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और मुट्ठी भर में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। और बैक्टीरिया मतलब कि और लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो अंडरलाइन क्यों ही लाइन है ना, वो लाइनें आपको ऑप्शन में मिलेंगी, इसलिए मैं इनको इस बार पढ़ा रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको डिटेल वीडियो देखनी है ना तो मेरे चैनल पर जाकर देखिए, पूरी की पूरी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के आधार पर। किसमें? चार समूह में बांटा गया है। ठीक है, गोलाकार, छड़ाकार, कौमाकार और स्पाइरलम है ना, यानी कोका,
कोकाई यानी गोलाकार, बेसिलस मतलब कि जिसमें बीजाणु पाया जाता है, बेसिलस यानी चम्मच के समान मान सकते हो, ठीक है। स्पाइरेला यानी स्पाइरल हो गए, यानी यू करके यूँ स्पाइरल हो गए सांप के समान, और साइडों में कसाविका पाई जाती है। और बिब्रियो, बिब्रियो मतलब कि कोमा के समान, यानी कोमा लगाते हैं, प्लस स्टॉप नहीं, कोमा के समान होते हैं बिब्रियो, ठीक है जी। किसके आधार पर? आकार के आधार पर, ठीक है। अब आगे, यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, यानी स्ट्रक्चर के रूप में तो सरल है, लेकिन इनका व्यवहार अत्यंत कठिन है। व्यवहार का मतलब होता है कि पोषण इनका कठिन है। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है ना। और तो यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें लिखा है कि स्वपोषी होते हैं, स्परपोषी होते हैं, मृतपोषी होते हैं, सभी होते हैं, ठीक है। अब आद बैक्टीरिया विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, यानी सबसे पुराने बैक्टीरिया और विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया, जिसमें किस किस को सम्मिलित किया है, यानी लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले हेलोपी, गर्म झरनों में पाए जाने वाले थर्मो एसिडोफिस, और कच्छ क्षेत्र में पाए जाने जो मैथोजन उत्पन्न करते हैं, है ना। और आद बैक्टीरिया और अन्य बैक्टीरिया की कोशिक भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। और क्योंकि आद बैक्टीरिया की कोशिक भित्ति पुराने वाले हैं और जो नए वाले, तो उन दोनों की कोशिक भित्ति भिन्न होती है, और इन्हीं कोशिक भित्ति में अंतर के कारण ये आद बैक्टीरिया हेलोपी, थर्मोएसिडोफिल कच्चे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैथोजन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो रूमिनेट पशु, जैसे गाय और भैंस के पेट के अंदर या आंत के अंदर पाए जाते हैं, जो गोबर गैस या मैथन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया है ना। यू बैक्टीरिया, हजारों यू बैक्टीरिया तो वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति और एक चल कसाविका के द्वारा की जाती है। कसाविका उपलब्ध है यानी उपस्थित है, तो वो कैसा रहेगा? चलने वाला बैक्टीरिया यानी गति करेगा, ठीक है। और साइनो बैक्टीरिया को नील सवाल कहते हैं। ये तो सीधा क्वेश्चन आता है कि साइनो बैक्टीरिया इनमें से किसको बोला जाता है, यानी साइनो बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? कॉमन नाम नील सवाल। और साइनो बैक्टीरिया को पादप में क्यों रखा गया था? क्योंकि क्लोरोफिल ए पाया जाता है, यानी यहाँ पर ध्यान रखना कि साइनो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इस कारण ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। साइनो बैक्टीरिया एक कोशिकीय हो सकते हैं, कॉलोनी और तंतु में हो सकते हैं, और एलवण जलीय, समुद्री और स्थलीय सभी जगह पाए जाते हैं ना। और यहाँ देख, एक कोशिकीय मतलब कि तंतु में शैवाल नॉन स्टॉक के बारे में बता रखा है। नॉन स्टॉक में एक तो ये स्ट्रक्चर है कि हेटेरोसिस्ट नामक संरचना, और ये डॉट डॉट लाइन पाई जा रही है ना, उसको बोला जाता है श्लेष्मी आच्छादित, यानी म्यूकस आच्छादित पाया जाता है ना। और साइनोबैक्टीरिया वैसे तो समुद्री जल, एलावन जल और स्थलीय सभी जगह पाया जाता है, लेकिन प्रदूषित जल में भी बहुत फलते फूलते हैं। ये लाइन है कि ये सीधा 4 लाइनें लिखी आएंगी ना, उसमें लिखा आएगा कि साइनोबैक्टीरिया प्रदूषित जल में पलते फूलते हैं, तो ये राइट लाइन है, ठीक है। और इसमें बैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक और एनामिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, किसके द्वारा? हेटेरोसिस्ट नामक संरचना के द्वारा पर्यावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लाइन भी आती है। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुतायत से पाए जाते हैं, यानी दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर भोजन करने वाले। इनमें से अधिकतर महत्वपूर्ण अपघट होते हैं। जो परपोषी बैक्टीरिया हैं ना, जो प्रकृति में बहुत मात्रा में पाया जाता है, उनमें से मैक्सिमम रूप से कौन से होते हैं, यानी क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, ठीक है। अब इसमें और आगे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया हेल्प करता है। प्रतिजैव को एंटीबायोटिक पेनिसिलिन तो कवकता है, लेकिन एंटीबायोटिक के उत्पादन में हेल्प करता है। लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो बीमारी होती है वो कौन कौन सी तरह की बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि बीमारी को नाम याद कर लीजिए। एक तो हैजा होता है, टाइफाइड होता है, टेटनस होता है, साइटस कैंकर दे रखा है, जो बैक्टीरिया से होने वाली कॉमन बीमारियां हैं। यानी इसमें से और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कौन सा? कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। और विपरीत परिस्थितियों क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं, और वैसे कोशिका विभाजन द्वारा विभिन्न विभाजन करेंगे। और ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है, डीएनए का स्थानांतरण करता है। या जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि जैसे कि ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, ये दूसरा बैक्टीरिया, ठीक है, ये दोनों पास में आए और ये जुड़ गए, ठीक है, तो इसने अपना जो डीएनए था इसमें स्थानांतरण कर दिया, ठीक है। तो ऐसे स्थानांतरण करते हैं। और इसे यहाँ पर दे रखा है स्ट्रक्चर में कि ये 3 दे रखे हैं, तो इनको याद कर लीजिए, क्योंकि नंबरिंग किसी भी डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका कोशिका झिल्ली और डीएनए, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसे जीवधारी जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, यानी एक ऐसे बैक्टीरिया या मोनेरा जगत के सदस्य है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। वो कौन से? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, और ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। और अनेक प्राणियों में
और पाथोम रोगजनक होती हैं। यानी ऑक्सीजन के बिना जीवित रहने वाला कौन सा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, खत्म के लिए ये आएगा। और इनमें से मोनेरा में कोई भी लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये अंडरलाइनिंग की हुई है वो लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं प्रोटिस्टा की ना, प्रोटिस्टा की। और सभी एक कोष के यूकैरियोट को प्रोटिस्टा के अंदर रखा है। किसको, एक कोष के, किसको, एक कोष के यूकैरियोट प्रोटिस्टा की सीमाएं ठीक से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसमें एक पादप भी हो सकता है और एक प्राणी भी हो सकता है, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर किस किस को इंक्लूड किया है, क्राइसोपाइटा, डायनोफिलिजिलेट, यूग्लिनोइड, अपंकवक और प्रोटोजा के सभी सदस्य प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। अब प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सभी सदस्य कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। और यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति में एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लियुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। और ये अलैंगिक जनन और कोशिका संलयन, युग्मन, जाइगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। इनमें अलैंगिक जनन होता है, और जबकि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। और कोशिका संलयन युग्मन के द्वारा तो लैंगिक जनन करते हैं और अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। अब सेकंड इसका फर्स्ट प्रोटिस्टा के अंदर पहला कौन सा, क्राइसोपाइटा। क्राइसोपाइटा में दो आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक तो डाइटम्स आते हैं और एक सुनहरे शैवाल, मतलब कि डेस्मिड आते हैं। एक कॉमन नाम तो किसका था, साइनोबैक्टीरिया का नीला शैवाल था। और एक यहाँ डेस्मिड कौन सा, सुनहरे शैवाल आता है। डाइटम और सुनहरे शैवाल क्राइसोपाइटा, ठीक है। ये स्वच्छ जल और लवणीय जल, समुद्री जल, यानी मतलब कि ये किससे, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले होते हैं डेस्मिड, ठीक है। स्वच्छ जल में पाए जाते हैं डेस्मिड, यानी सुनहरे शैवाल कहाँ, स्वच्छ जल में, और डाइटम समुद्री जल में, ठीक है। और ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जल धारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं, है ना। एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह होती है, जिसमें दो अति चातित कवच बनाती है। इनकी भित्ति सिलिका पाई जाती है। सिलिका पाए जाने के कारण, क्योंकि कठोर पदार्थ है सिलिका, सो सिलिका पाए जाने के कारण इनकी कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होगी। तो कोशिका भित्ति नष्ट होगी नहीं होगी ना, तब जब ये डाइटम या डेस्मिड मरेंगे ना जल के अंदर, तो ये अपने परिवेश में जहाँ पर मरेंगे वहाँ पर बहुत सारी कोशिका भित्ति को छोड़ के चले जाएंगे। यानी मृदा में जो अवशेष बना, कोशिका भित्ति के अवशेष पाए जाने के और जो करोड़ों वर्षों तक जमा होते हुए होते हैं, उनको डाइटम मृदा कहते हैं। क्योंकि ये कठोर है तो ये इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों, सिरप के निस्संदन में किया जाता है। और ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं, यानी याद रखना कि ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं, है ना। और एक डाइटमी मृदा, यानी दो लाइन है तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है, डाइटम्स। और डाइटमी मृदा किस में पाई जाती है, क्राइसोपाइटा यानी डाइटम्स में पाई जाती है, ठीक है। अब डायनोफिलिजिलेट की ओर चलते हैं, ठीक है। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं ये, क्योंकि इन्हें प्रमुख वर्णक पाए जाने के कारण ये पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल रंग के दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह तो सेलुलोज की कड़ी पट्टी कहाँ पाई जाती है, ये याद रखना है कि यहाँ का ये पॉइंट है, यानी बाह्य सतह वाला जो पॉइंट है ना वो इम्पोर्टेंट है ना। और डायनोफिलिजिलेट में दो कशेरुकियाँ पाई जाती हैं, यानी एक कशेरुकी ये रही और एक और इसके अंदर नहीं दिखेगी, ठीक है। एक तो लंबवत होती है, दूसरा अनुपस्थित होती है। ये दोनों कोशिका भित्ति के बीच में खांच में पाई जाती है ना। और लाल प्रकार के डायनोफिलिजिलेट होते हैं, जिनमें क्या होता है, विस्फोट होता है, तो इनको लाल टाइड या लाल तरंगे बोला जाता है ना। और ये डायनोफिलिजिलेट होते हैं ना, जब जीव विस्फोट होता है ना, तो अपने परिवेश में जीव, इसके कारण मछली और समुद्री जल मर जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इनका विस्फोट होता है। और ये इसका गोनियोलेक्स इसका उदाहरण है, यानी ये डाइटम्स का दे रखा है ना। और डायनोफिलिलेट यूग्लिना यानी यूग्लिनोइड का, और अपंकवक का दे रखा है, और एक पैरामीशियम को उदाहरण दे रखा है, ठीक है। पैरामीशियम दो केंद्रक होते हैं, समझे। पैरामीशियम में द्विकेंद्रिक होती है, यानी दो केंद्रक होते हैं। पैरामीशियम डायग्राम से पता चल रहा है, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और अब यूग्लिनोइड का अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाते हैं यूग्लिनोइड, और स्थिर जल में पाए जाते हैं, ठीक है। जल धारा के साथ निश्चित रूप से बहने वाले कौन थे, डाइटम थे, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, पेलिकल पाई जाती है। पेलिकल किसके अंदर पाई जाती है, यूग्लिनोइड के अंदर पाई जाती है, ठीक है, जो इसको लचीला बनाती है। इसमें भी दो कशेरुकियाँ पाई जाती हैं, जिसमें एक छोटा होता है और दूसरा लंबा होता है कशेरुकी, ठीक है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति है तब तो ये प्रकाश संश्लेषी होंगे, और सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में ये कैसे होंगे,
ये होंगे परपोषी होंगे, ठीक है, परपोषी होएगी, ठीक है। और आश्चर्यजनक रूप से युगली नोट में पाए जाने वर्ण उच्च पादपों के वर्णों के समान होते हैं। और उदाहरण क्या है? युगलीना। उदाहरण क्या है? युगलीना। उदाहरण क्या है? युगलीना, ठीक है। अपंग कवक के बारे में पढ़ते हैं। अपंग कवक मृतपोषी प्रोटेस्टा, याद रखना, मृतपोषी प्रोटेस्टा, अपंग कवक, मृतपोषी प्रोटेस्टा, अपंग कवक, ठीक है। ये सड़ती हुई टहनियों पत्तियों के साथ गति रूप से जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक लंबाई का हो सकता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणुकाय फलानकाय बनाते हैं। और जो बीजाणुओं का परिक्षेपण किसके द्वारा? वायु के द्वारा होता है। यानी बीजाणु का परिक्षेपण अपंग कवक में किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। और बीजाणु कब बनते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों। और अनुकूल परिस्थितियों में क्या बनेगा? प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्रोटोजा, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजा, सभी प्रोटोजा, यहाँ याद रखना, सभी प्रोटोजा कैसे? परपोषी होते हैं, और जो परवक्षी और परजीवी के रूप में रहते हैं, और ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है, ठीक है। अब इसके कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। अब अमीबीय प्रोटोजा, अमीबीय प्रोटोजोआ रहते हैं वो जीवदार स्वच्छ जल, समुद्री जल और नभ मृदधम पाए जाते हैं। और इसमें स्यूडोपोडिया यानी कूटपादों की सहायता से ये अपना भोजन को शिकार को पकड़ते हैं और खाते हैं, ठीक है। और चलते भी उसी के से गति करते हैं स्यूडोपोडिया की हेल्प के द्वारा, ठीक है। समुद्री प्रकार होते हैं अमीबिया के, उन पे क्या होता है? सिलिका की कवच पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ के अंदर 2 जगह सिलिका का कवच पाया जाता है कस के अंदर, एक तो क्राइसोपाइटा के अंदर पाया जाता है, तो एक अमीबिया प्रोटोजोआ के अंदर पाया। अमीबिया प्रोटोजोआ में जली वालों में, ठीक है। और अमीबिया प्रोटोजोआ है तो अमीबिया प्रोटोजोआ में एंट अमीबा परजीवी है, ठीक है। अब कसाबी क्या? प्रोटोजोआ, कसाबी के प्रोटोजोआ में क्या है? सदस्य स्वतंत्र और परजीवी होते हैं, और इसमें एक निद्रालु नामक बीमारी होती है जो ट्रिप्नोसोमा के द्वारा होती है। ट्रिप्नोसोमा कौन सा? कसाबी का ट्रिप्नोसोमा। पर पक्षमावी प्रोटोजोआ होते हैं वो पैरामीशियम होता है, खत्म के। स्पोरोजोआ होती है, स्पोरोजोआ में ये है कि स्पोरोजोआ मतलब कि स्पोर किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मतलब कि मलेरिया। इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। अब कवक, कवक, कवक क्या है? अब आ गया कवक जगत। परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। ये आकार की वास्तुता में बहुत भिन्नता देखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? मशरूम यानी छत्रक बोलते हैं उसको, सामान्य रूप से छत्रक यानी मशरूम एक एग्जाम्पल। ये कोकुरमुत्ता यानी टोडस्टोल के बारे में बता रखा है। और सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद दाग परजीवी फंजाई के कारण आते हैं, ये दे रखा है। और ईस्ट का उपयोग रोटी और बियर बनाने में किया जाता है। यानी छत्रक मशरूम है, कोकुरमुत्ता टोडस्टूल है, सफ़ेद सरसों पर पाए जाने वाले परजीवी के बारे में। और ईस्ट का उपयोग रोटी बनाने किया जाता है। और ईस्ट कैसा? एक कोशिकीय है ना। और किट किसके द्वारा होता है? पक्सीनिया के द्वारा होता है। और फंजाई विश्वव्यापी है। और जो पेरिसीलियम फंजाई विश्वव्यापी है, और ये हवा, जल, मिट्टी, जंतु और पौधे सभी पर पाए जाते हैं। और पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, यानी कवक होती है, ठीक है। अब एक ये है कि फंजाई तंतु में है, होती है तंतु में, मतलब कि माइसिलियन इन कवक जाल पाया जाता है फंजाई के अंदर, ठीक है। लेकिन ईस्ट जो एक कोश के इसका अपवाद है, यानी फंजाई तंतु में होती है, लेकिन जो ईस्ट है ना इसका एक अपवाद है, ठीक है। और ये लंबी पतले धागे की संरचना होती है किसके अंदर? फंजाई के अंदर, उसको बोला जाता है कवक तंतु। और कवक तंतु एक जाल बना लेते हैं जिसको बोला था माइसिलियम, यानी ये लंबी पतले धागे की तरह की संरचनाओं को बोला है कवक तंतु। और कवक तंतु एक जाल बना लेता है उसको बोला जाता है माइसिलियम बोला जाता है, ठीक है। ये माइसिलियम में पट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर पट नहीं है तो सारे के अंदर एक साथ जुड़ जाएंगे, उसको बोला था सैकोसिक। और सैकोसिक अवस्था पाई जाती है फाइकोमाइसिटीज में, यानी सैकोसिक एपटी है फाइकोमाइसिटीज। और बाकी की पट उपस्थित हैं और एक कोशिकीय तो एस्कोमाइसिटीज ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। पंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। पंजाई कोशिका भित्ति में काइटिन और पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। अधिकांश पंजाई परपोषित होती है, ये मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील खाद्य पदार्थों को अवशोषण कर लेती है, और इन्हें मृतजीवी कहते हैं। और ये परजीवी भी होती है और सहजीवी होती है। सहजीवी का उच्च पाथमों के साथ कवकमूल यानी पाइनस की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फंजाई में जनन कायिक जनन, खंडन विखंडन और मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में कॉनिडिया बनते हैं, जो कॉनिडिया दानी के अंदर बनते हैं, ठीक है, जो छल बीजाणु होते हैं। और लैंगिक जनन
किसके द्वारा, ऊ स्पोर, एस का स्पोर और बेसिडियो स्पोर, यानी बेसिडियो माइसिटीज में बेसिडियो स्पोर, एस को माइसिटीज में एस को स्पोर और ऊ स्पोर फाइकोमाइसिटीज में होता है। ठीक है, लैंगिक चक्र में क्या है, इसके अंदर 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और म्यूसिस, यानी इनका सीक्वेंस याद करना जरूरी है। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, म्यूसिस, यानी प्लाज्मा मिलेगा, फिर कैरी होगा, फिर म्यूसिस होगा। यानी सबसे पहला प्लाज्मा मिलेगा, फिर केंद्रक में विभाजन होगा और फिर क्या हो, म्यूसिस हो जाएगा। ठीक है, और तुरंत अगर म्यूसिस हो रहा है यानी केंद्रक मिलने के बाद, तो ये एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज का, फाइकोमाइसिटीज का। ठीक है, और अगर बीच में बच रहा है यानी तुरंत नहीं हो रहा, तो फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज के अंदर आ गया, फाइकोमाइसिटी में तुरंत विभाजन हो रहा है। ठीक है, वो फाइकोमाइसिटी अगर बीच में थोड़ी सी मध्यवर्ती अवस्था आ रही है तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आती है। ठीक है, किसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कवक का। कवक जाल को आकारिकी और बीजाणु बनने और पलनकाय बनने के आधार पर विभक्त किया है, यानी कवकों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है, कवक जाल की आकारी के आधार पर, बीजाणु बनने के आधार पर, पलनकाय बनने के आधार पर। यानी स्पोर किस प्रकार का बनेगा, पलनकाय किस प्रकार का है और कवक जाल किस प्रकार का, उसके आधार पर फंजाई को वर्गीकरण किया गया है। अब पहला है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम एवं सीलन भरे स्थानों और पौधों पर अविकल्पी रूप में पाए जाते हैं, यानी पौधों पर जो पाए जाएंगे वो अविकल्पी रूप से पाए जाते हैं। कवक जाल कैसा होता है, अपटीय होता है, बहुकेंद्रीय होता है, बहुकेंद्रीय मतलब कि सैकोसिक होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु के द्वारा होता है और अचल बीजाणु दोनों के द्वारा होता है। और ये जो अलैंगिक बीजाणु वो क्या होता है, एंडोजीनस यानी अंतर्जात से उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जन्म हो जाता है किसके द्वारा, चल बीजाणु और अचल बीजाणु, और जो अलैंगिक है ना वो अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। और 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। ठीक है, युग्मकों की आकारी एक जैसी है तो समयुग्मकता, अगर भिन्न भिन्न है तो असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी बोल सकते हैं। और इसके फाइकोमाइसिटी में कौन कौन से उदाहरण, एक तो म्यूकर है, राइजोपस और एल्बुगो है जो सरसों पर परजीवी रूप में पाया जाता है। ठीक है, और राइजोपस का कॉमन का नाम क्या है, रोटी पर उगने वाला है, यानी आर फोर राइजोपस और आर फोर रोटी, यानी रोटी राइजोपस। ठीक है, और एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को क्या बोला जाता है, सामान्यतः थैली पंजाई यानी सैक पंजाई बोला जाता है। एस्कोमाइसिटीज में एक कोष के यीस्ट पाया जाता है, सैकेरोमाइसिस सरीविसी, और बहुकोष के माकी के। ठीक है, पेनिसिलियम भी पाया जाता है। ये एस्कोमाइसिटी कैसे होता है, मृतजीवी हो सकते हैं, अपघटक, परजीवी और समलरागी। यानी एस्कोमाइसिटीज को 4 टाइप में बताया गया है। इसके अंदर क्या है, समलरागी कौन सा, पशु विष्ठा पर उगने वाला कवक एस्कोमाइसिटीज, समलरागी, परजीवी, अपघटक, मृतजीवी होते हैं ना। और जो कवक जाल होता है कैसा होता है, साकेत होता है और पटी होता है, यानी कवक जाल कैसा होगा, साकेत होगा और बीच बीच में पटी होगा और बीच बीच में एक केंद्र पाया जाएगा। अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया होते हैं जो कॉनिडियम धर्म में बनते हैं और जो बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी जबकि फाइकोमाइसिटीज में जो अलैंगिक बीजाणु तो अंतर्जात उत्पन्न होते थे, इसमें बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। और लैंगिक बीजाणु होते हैं वो एस्कस बीजाणु हैं जो एस्कस में अंतर्जात से उत्पन्न होते हैं, यानी अंतर्जात से एस्कोमाइसिटीज में लैंगिक जनन के बीजाणु उत्पन्न होते हैं जबकि फाइकोमाइसिटी में अलैंगिक जनन के उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है, एस्परजिलस है, क्लेविस एस्पार्प्यूरा है और न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का एक अलग से इक्वेशन बनता है कि न्यूरोस्पोरा को का उपयोग जैव रासायनिक और आनुवंशिक प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए पादप जगत की ड्रोसोपोला के नाम से किसको जाना जाता है, ड्रोसोपोला। किसकी, पादप जगत की ड्रोसोपोला कौन है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा कौन है, पादप जगत की ड्रोसोपोला, न्यूरोस्पोरा। इसके अलावा मोरेल और ट्रपर खाने योग्य होते हैं जो सुस्वादु भोजन के रूप में खाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एगेरिकस का उदाहरण दे रखा है, एस्परजिलस का एग्जाम्पल दे रखा और म्यूकर का एग्जाम्पल दे रहा है, यानी सफ़ेद मतलब म्यूकर। तो ये डायग्राम को याद रखना है, ये कवक के डायग्राम और किसका नाम क्या है ये याद रखना। अब पढ़ते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज
के में मशरूम आता, ब्रैकेट फंजाई और पफ बल आते हैं। बेसिडी माइसिटी में मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बल आते हैं। मिट्टी में लट्टों पर, वृक्ष के टूटों पर, सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कट या स्मट रोग भी किसके द्वारा? बेसिडी माइसिटीज के द्वारा होता है। कवक जाल साकित हो जाता है और पटीय होता है। और अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं पाए जाते। कवक जाल जनन खंडन विधि द्वारा सामान्यतः होता है ना। अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं पाए जाते, है ना, याद रखना इनको। अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं पाए जाते और कायिक जनन खंडन विधि द्वारा सामान्यतः होता है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। लैंगिक जनन होता है लेकिन लैंगिक अंग नहीं होते। इसमें प्लाज्मोगेमी भिन्न स्टोनों वाली दो कायिक कोशिकाओं और जीन प्रारूप के संलयन से होती है और फिर उनके में अंततः बेसिडियम बनता है। और बेसिडियम में कैरियोगेमी होता है। कैरियोगेमी में 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं, खत्म किल। और जो बेसिडियो स्पोर बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, है ना। बेसिडियम के अंदर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। और इसके उदाहरण के अंदर कौन कौन? एगेरिकस यानी मशरूम, यानी मशरूम कौन? एगेरिकस, ठीक है। ऑस्टिलोगो यानी खंट, यानी कट एंड कंट ऑस्टिलोगो। और पक्सीनिया किट फंगस बोला जाता है। किट फंगस पक्सीनिया को बोला गया है। अब है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है? ये प्राय अपूर्ण कवक होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटी। क्योंकि अपूर्ण क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इसका लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है, सिवर अलैंगिक जनन है। अगर इसका लैंगिक जनन ज्ञात हो गया ना तो इसको एस्कोमाइसिटीज और या बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर रख देंगे, इस लैंगिक जनन ज्ञात हुआ तो, ठीक है। और कवक जाल कैसे हुआ? जाल पटी और साकित होता है। इस चक्कर में इसको किस में नहीं रखेंगे? पाइकोमासिटीज में नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये इतनी कम चीज़ों को क्यों पढ़ा रहा है, ठीक है। मैंने इसका डिटेल वीडियो पूरा का पूरा मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है और मैं इसलिए इसमें वन शॉट में इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि कितनी लाइनें इंपॉर्टेंट है और कितनी लाइनें फोकट में दर की हैं एनसीईआरटी में। क्योंकि मैं आज यहाँ एम्स से MBBS कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ही बार बार पूछी जाती है। बाकी की लाइनों को कोई औचित्य नहीं है ज़्यादा पढ़ने का, पर यह है कि 1-2 बार उनको पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर गलती से बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा पर पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हर एक चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर प्लांटी जगत के बारे में अलग से बताया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट लाइन है ये लिखी गई है कि कीट भक्षी पौधे कौन से हैं और परजीवी के बारे में बताया गया है। ब्लेडर बर्ड और बीनस फ्लाई ट्रैप कौन से? कीट भक्षी पौधे। और अम्बरविल खसकूटा परजीवी का उदाहरण। ब्लेडर, बीनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधे। अम्बरविल खसकूटा इसका परजीवी का उदाहरण दे रखा है। और पादप जगत में बाकी की सारी चीज़ आगे पढ़ेंगे। जंतु जगत में ऐसा कुछ है नहीं, आगे पढ़ेंगे इसको। अब विषाणु यानी वायरस, ब्रोइड, फ्रियोन और लाइकेन को 5 जगत परीक्षण में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। ये देख, एक तो TMB टोबैको मोजेक वायरस, यानी TMB टोबैको मोजेक वायरस में का एग्जाम्पल दे रखा है। और याद रखना कि ये सर्किल माला जैसी है ना, वो RNA है, ठीक है। माला क्या है? RNA। और वो बाकी के कैप्सेट है, ठीक है। और जीवाणु भोजी होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। और यहाँ पर तंतु पुच्छ है, ठीक है। आच्छद दे रखा है, कॉलर, और एक कॉलर दे रखी है और एक शीर्ष दे रखा है, ठीक है। ये याद रखना, ये केंकड़ा जैसा क्या है? जीवाणु भोजी है, ठीक है। और वायरस, अब वायरस का है एकोस्की है, यानी एसेलुलर। इसको एक बार इंग्लिश से याद रखना कि एकोस्की को यहाँ पे अगर इंग्लिश में अलग लिख जाए, एसेलुलर बाई चांस एसेलुलर लिखा है तो एकोस्की है, ठीक है। क्योंकि ये सजीव संरचना की बात तो ऐसा लगेगा कि ये मरा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको होस्ट मिलेगा, सजीव संरचना मिलेगी तो ये जिंदा हो जाएगा, है ना। सजीव संरचना वह कैसी संरचना? रवेदार होती है, ठीक है। अब ये वायरस का अर्थ क्या है? तरल या विषाणु हैं। वायरस का अर्थ क्या? विष या विषैला तरल है। DJ इवानोवस्की 1892 ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना, जिसे वायरस नाम दिया। वायरस नाम दिया इवानोवस्की ने, ठीक है। माप बैक्टीरिया से छोटा होता है वायरस का, क्योंकि बैक्टीरिया पूर्व फिल्टर से भी निकल गए थे ना, माप छोटा होता है इसका, ठीक है। कंटेजिया बाइनम फ्लूड यानी संक्रामक जीवित तरल नाम दिया MW बिजरीनिक ने। और WM स्टैनले, जो ये स्टैनले वाला है, तो स्टैनले ने इसका क्रिस्टलीकरण किया था। किसका?
वायरस का, ठीक है, उसकी यानी, और जो वायरस का जो क्रिस्टिकन हुआ था क्यों, इसके मुख्यतः तमें प्रोटीन होता है, ठीक है। अब आगे, वायरस को अविकल्पी परजीवी कहते हैं। वायरस को क्या बोला जाता है, अविकल्पी परजीवी, है ना। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होते हैं, यानी प्रोटीन तो का बाहरी घोल बनाता है वायरस का, ठीक है। उसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आरएनए और डीएनए होता है, और आरएनए और डीएनए एक साथ किसी भी कोशिका में नहीं पाया है, यानी किसी वायरस में आरएनए और डीएनए एक साथ नहीं होंगे, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, उसके साथ प्रोटीन पाई जाएगी, ठीक है। वायरस का केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है, मतलब कि जिसका वायरस का जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और आनुवंशिक पदार्थ दोनों मिलकर संक्रमण पैदा करते हैं, एक संक्रमण नहीं करेगा, ध्यान रखना है ना। ये लाइन सीधी आ जाती है, वायरस में कौन सा संक्रामक पदार्थ होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है या आनुवंशिक पदार्थ होता है ना। अब पादप में कौन से वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, यानी पादप जो में सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है, ठीक है। और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। वायरस जीवाणुभोजी में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। जीवाणुभोजी का डायग्राम भी दे रखा है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला, ठीक है। अब आगे, है ना, प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं, और इसकी जो एक इकाई होती है उसको कैप्सोमियर कहते हैं, जैसे कि बॉडी में इकाई होती है सेल ना, उसके हिसाब से। और ये जो कैप्सोमियर होते हैं पैटिकांग कुंडलिनी अथवा बहुपलक ज्यामिति के रूप में होते हैं, यानी पैटिकांग से किस, यानी कैप्सोमियर कुंडली अथवा बहुपलक ज्यामिति के रूप में बने होते हैं। वायरस को आधार क्या क्या फैलता है कि एक तो मम्पस, चेचक, अर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग फेंकते हैं, और एड्स होता है सबसे ज़्यादा एड्स। ये वायरस के रोग भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे कि यहाँ पर दे आते हैं कि मोनेरा बैक्टीरिया के द्वारा रोग होते हैं और वायरस के द्वारा रोग होते हैं, तो उनमें से एक साथ दे के पूछ लेना कि कौन से वायरस के द्वारा फैलते हैं और कौन से की बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, इसके लिए इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो जंतुओं के अंदर होते हैं, है ना। अब पौधों के अंदर मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना और कुंचन, पीला होना, सिरा स्पष्टता, बोना अथवा अवरोध वृद्धि इसके मुख्य लक्षण, और ये इसके द्वारा वायरस के द्वारा होने वाले पौधों में रोग है, ठीक है। अब ब्रॉड 1979 ट्यूडाइनर ने एक और संक्रमण कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा होता है। तो वायरस से छोटा होने का कारण ये कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी बाहर निकल जाएगा, और जिससे क्या होता है कि ब्रॉड्स होता है पोटैटो स्पॉन्जिल ट्यूमर नामक रोग होता है। वायरोडों में आरएनए का और प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन आवरण जो अस्तर वायरस में पाए जाते हैं उसका अभाव होता है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लिख रखा है, लेकिन ये है कि वायरोड में क्या होता है, आरएनए तो पाया जाता है लेकिन प्रोटीन, ठीक है, वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। और वायरोड के आणविक अणु आरएनए वायरसों में आणविक भार कम होता है, ठीक है। अब प्रियोन क्या प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, जो वायरस के आकार के समान होते हैं। तो प्रियोन से छोटा हो गया कौन, ब्रोएड, ठीक है। और प्रियोन से क्या क्या बेवाइन बीमारी होती है, बेवाइन स्पंजियो फॉर एनसिफिलोपैथी, जिसे आमतौर पर मवेशियों में मैट का रोग कहते हैं, और मनुष्य में इसको जैकब क्रूसफील्ड जैकब डिजीज बोला जाता है, क्रूसफील्ड जैकब यानी जैकब रोग होता है, ठीक है। और लाइकेन में क्या होता है, शैवाल और कवक होता है, ठीक है। इसके शैवाल भाग को सेवलांस और कवक भाग को माइकॉन कहते हैं। और जो क्या होता है, शैवाल में क्या होता है कि क्या पाया जाता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये स्वपोषी होता है। कवक में क्लोरोफिल ना पाया है, ये परपोषी होता है, ठीक है। शैवाल क्या करता है कि शैवाल बनाता है खाना, किसके लिए, कवक के लिए, और कवक क्या देता है कि आश्रय देता है और खनिज जल का अवशोषण करके देता है, ठीक है। और लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, और वे प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते हैं ना। और अब ये हो गया आपका पार्ट कंप्लीट। अगर मेरी वीडियो या मेरा जो ये पार्ट है वो आपको अच्छा लगा है हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसकी डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, उसकी डिटेल वीडियो आप अच्छे जाके देखिए। मैं ऐसे ही चैप्टरों को एक्सप्लेन करूँगा, बाकी का मतलब पहले डिटेल वीडियो को डाल दूँगा, उसके बाद शॉर्ट वीडियो 1 शॉट में सारा ख़त्म कर दूँगा, है ना। ऐसे ही पढ़ाऊँगा। और हर संडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा बायोलॉजी की ना, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, ताकि इजी पड़ जाएगा आपको ना। थैंक यू।